हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हमेशा की तरह आज भी हम लोग जीव विज्ञान क्लास 12th बिहार बोर्ड के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमारी ऐसी उम्मीद है कि इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। ठीक है? तो आप इन सभी प्रश्नों को तथा हम डेली सुबह में 5:30 बजे डेली सुबह में 5:30 बजे आपके लिए 5 मिनट का, 7 मिनट का या 10 मिनट तक का आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा होगी। तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें तथा जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं, आप अपने कॉपी में लिख लें और उसको याद कर लें। चूँकि हम जितना भी प्रश्न कराएंगे, वह सब महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए, अब प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि अलैंगिक जनन कहते किसे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जनन की वह विधि जिसमें जनन करने के लिए एकल जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो जीव होता है यानी कि जनक जो होता है, वह अपने ही शरीर के किसी कायिक भाग से यानी अपने ही शरीर के किसी उसके शरीर में उभार आने लगता है और उससे वह एक दिन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग हो जाने के बाद यानी कि उसमें एकल जनक की ही आवश्यकता है, उसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक ही जनक चाहिए। तो जनन की वह विधि जिसमें जनन करने के लिए एकल जनक की आवश्यकता होना, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। और एकल जनक के शरीर के किसी कायिक भाग से युग्मक निर्माण के द्वारा संतति उत्पन्न होती है। और इसमें क्या होता है, किसी मान लीजिए यह जनक है, इसके जनक के शरीर के या कोई कायिक भाग है, इसमें इस युग्मक का निर्माण हो जाता है और इसी से यह आगे चल करके एक दिन इससे अलग हो जाता है और संतति का निर्माण हो जाता है। और अलैंगिक जनन में आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से जितने भी संतति होते हैं, वह समान रूप से उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण इसमें से जितने भी मान लीजिए जनन होते हैं, जनन के दौरान संतति का निर्माण होता है, उन्हें क्लोन भी कहा जाता है, अर्थात कॉपी के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपने जीरोक्स करवा लिया, तो हूबहू जिसका आपने जीरोक्स करवाया और जो जीरोक्स है वह एक ही प्रकार का दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार अलैंगिक जनन में भी जितने भी संतति का निर्माण होता है, वह उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न कि मानव में लैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि आखिर लैंगिक जनन मानव में किस प्रकार से होता है। देखिए, जनन की वह विधि जिसमें जनन करने के लिए दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है? और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण भी होता है और युग्मक का संलयन भी होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है ना, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, यानी एक मादा यानी एक मेल और एक मादा होती है यानी फीमेल और एक मेल होता है। ठीक है? एक मेल और एक फीमेल। ठीक है? तो दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता जिसमें होगी और ये आपस में लैंगिक संपर्क बनाएंगे। लैंगिक संपर्क बनाने के बावजूद इनमें युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक आगे चल करके युग्मनज का निर्माण करेगा, युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं गुजरेंगी, फिर संतति का निर्माण होगा और संतति का जन्म हो जाएगा। तो जो मानव में लैंगिक जनन होता है ना, वह जनन करने के लिए इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण भी होता है और युग्मकों का संलयन भी होता है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। और आपका अगला प्रश्न है कि अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन किसे कहते हैं। ठीक है? तो इसमें हम लोग अंतः प्रजनन के बारे में जानेंगे और ठीक इसके विपरीत बहिः प्रजनन के बारे में भी आप लोग को बता दिया जाएगा, चूंकि ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो बोला जा रहा है, इसका उत्तर है कि एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य एक ही
नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन बोलते हैं। जब एक ही नस्ल के पशु रहेंगे और उनके मध्य जब प्रजनन की क्रियाएं होंगी तो उसे अंतः प्रजनन कहेंगे। जबकि भिन्न भिन्न नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होगा ना, भिन्न भिन्न नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहिप्रजनन कहेंगे। ठीक है, चलिए। और आपका अगला प्रश्न है कि द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? द्विनिषेचन होता क्या है? तो देखिए, नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, नर जनन के कोशिका में पराग नलिका के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें से दो नर युग्मक का निर्माण होता है और इसमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है, जो विकसित होकर के भ्रूण बन जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई नर युग्मक होता है, नर युग्मक का मतलब शुक्राणु, और मादा युग्मक के साथ जाकर के वह संलयन यानी कि अंडाणु के साथ जाकर के जब वह संलयन करता है गर्भाशय में, जब नर युग्मक यानी कि अंडाणु, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, जब दोनों आपस में लैंगिक संपर्क करने के बाद जब दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, किसमें? तो गर्भाशय में जब मिलते हैं तो मिल करके यह युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज आगे चल करके किसका निर्माण कर लेता है? भ्रूण का, और यही भ्रूण संतति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी 2n से क्रिया करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, यही बाद में क्या बन जाता है? भ्रूणपोष बन जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को ही दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। और द्विनिषेचन को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? दोहरा निषेचन से और द्विनिषेचन दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। और बात की जाए द्विनिषेचन का, तो इसका खोज नवास्चिन ने किया था। किसने किया था द्विनिषेचन का खोज? नवास्चिन ने, जो ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा जा सकता है। चलिए, अब अगले हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है कि मानव अंडाशय की क्रॉस काट का नामांकित चित्र बनाएं। मानव अंडाशय की क्रॉस काट का नामांकित चित्र बनाएं। देखिए, यहाँ पे ये मानव अंडाशय की क्रॉस काट का नामांकित चित्र हमने दे दिया है। यहाँ पे ये रुधिर वाहिकाएं हैं, ये प्राथमिक पुटक है, ये तृतीयक पुटक है, ठीक है, ये ग्राफीय पुटक है, ये अंडाणु है, ठीक है, ये दोनों कार्पस ल्यूटियम यानी कि पित्तपिंड है। तो आप इनको भी अपने कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।